हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक से, जो होने वाला है मीज़ोलिथिक रॉक आर्ट। हम इससे पहले जो है पैलेलिथिक एज को भी कवर कर चुके हैं, मीज़ोलिथिक एज को भी कवर कर चुके हैं, जिसमें से ये मीज़ोलिथिक एज का ही एक सब पार्ट है, जिसमें हमने मीज़ोलिथिक एज में ये बात की थी कि भाई जो मोटे मोटे फीचर्स थे वो थे कि माइक्रोलिथ्स टूल्स यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है, जो लघु पाषाण जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। और इस समय जो है जो जीविका थी उसमें जो है पशुपालन का भी शुरुआत हो चुका था, दफनाने की प्रथा भी शुरू हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए जो है निवास स्थलों पर रहना भी शुरू कर दिया गया था, झोपड़ियों के भी हमें एविडेंसेस दिख जाते हैं। और यहाँ तक कि उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर हमने देखा था वो था रॉक आर्ट, ठीक है। अब हम उसी को जो है डीप में अब बात करने वाले हैं कि जो मीज़ोलिथिक टाइम पे रॉक आर्ट होती थी वो क्या होती थी या कैसी होती थी, ठीक है। तो अब हम बात करें कि ये आर्ट जो है उन चित्रों या नक्काशियों को दिखाता है जो बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है बनाई जाती है, इसीलिए तो हम इसे मीज़ोलिथिक रॉक आर्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चित्र होते हैं अब ये हमें कहाँ पर मिलेंगे? आमतौर पे अगर हम देखें तो ये हमें गुफाओं में मिलेंगे, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे भाई ये रहते हों, उनकी दीवारों पे, छतों पे, ठीक है। तो ये जो है गुफाओं की दीवारों पे बेसिकली जहाँ जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ वहाँ हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। अब पॉइंट उठता है कि ये चित्रों जो हैं हमें मिले हैं, जो भी पेंटिंग्स हमें मिली है या आर्ट मिली है, इनमें क्या दिखाया गया है, ठीक है। तो हम इसकी बात करें तो इसमें जो है ना वहाँ के सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दिखाया गया है। ये हमको हेल्प करती है, क्योंकि देखो इतना तो हम जानते हैं कि कोई भी रिटर्न एविडेंसेस हमें उस पर्टिकुलर एज के नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस समय जो है साक्षरता तो थी नहीं। अब वो तो थी नहीं तो भाई वो जो भी अपनी साइड से कहना चाहते होंगे या मेमोरीज़ में जो उन मेमोरीज़ को सेव करना चाहते होंगे तो वो पिक्चर्स के माध्यम से करते थे। तो अब उससे हमें क्या पता लगने वाला है? हमें तो वहाँ की सोसाइटी इकोनॉमी के बारे में पता लगेगा। तो कैसे? जैसे हमें उसमें जो है वहाँ के हंटिंग गेम्स के बारे में देखने को मिलता है। कई बारी ऐसी पिक्चर्स मिलती हैं जिसमें ये जो है प्लांट के जितने भी रिसोर्सेज हो गए उनको कलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर ठीक है, या फिर एनिमल को पकड़ने के लिए जो ट्रैप्स होते हैं वो बिछा रहे होते हैं। तो ऐसे हमें सीन मिलते हैं। यहाँ तक ऐसे भी सीन मिलते हैं कि सब बैठ के साथ में खाना खा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि सेक्सुअल यूनियन, चाइल्ड बर्थ और जो है बच्चे को पालने की जो बेसिकली एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब तक जो है इन पिक्चर्स में हमें देखने को मिलती है। और उनकी बरियल सेरेमनीज़ भी, कि भाई वो दफनाया कैसे जाता था, तो ये सारी चीज़ों की जो इनकी एक्टिविटीज़ थी वो हमें इन पिक्चर्स में देखने को मिलती हैं। वो कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिटर्न सोर्स नहीं है तो हम इन्हीं पेंटिंग से समझ सकते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, ठीक है। जिसमें जो भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हमें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्शन में मिलती हैं, जिनमें अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें सब में क्या कॉमन फीचर मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन फीचर या कॉमन सब्जेक्ट जो है हमें मिलेगा वो होगा एनिमल, ठीक है। एनिमल के अराउंड बेसिकली उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो घूमा करती थी, ठीक है। तो ये सब जो है हमें देखने को मिलता है। अब पॉइंट ये है, हमने ये समझ लिया कि ठीक है जो मीज़ोलिथिक पीरियड था उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रॉक आर्ट, ठीक है। रॉक आर्ट में भी हमें उससे मतलब देखने को मिलता है या हमें उससे क्या जानने को मिलता है, हमने ये भी जान लिया। बट अब पॉइंट ये है कि हमें रॉक आर्ट के बारे में पता कैसे लगा? किसी ने तो खोजा होगा ना। तो उसी के बारे में अब हम बात करें तो भारत में पहली बार जो रॉक पेंटिंग है वो 1867 से 68 में जो है कैमूर की पहाड़ियों में स्थित ये जो सोहागी घाट है, वहाँ जो मिर्ज़ापुर जिला यूपी में है, उसमें जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उप सर्वेक्षक ने जो है इसे ढूंढा था। जो कौन थे? वो थे ACL कलाइल, ठीक है।
इन्होंने जो है ढूंढा, तो इसकी इन्हीं की खोज की वजह से जो है बेसिकली हमें ये पता लगता है। और यही जो है इन्होंने जो है पहली बार जो है विद्यन क्षेत्र से जो है लघु पाषाण बेसिकली माइक्रोलिथ्स उपकरण जो हैं खोज निकाले थे, ये हमने पहले बात की थी। ठीक है, अब आगे चल के होता क्या है कि ठीक है, शुरुआत हो गई उनके सर्च करने से। अब 1957 के आते आते एक आर्कियोलॉजिस्ट थे वीएस वाकंकर। ठीक है, वो जो है भोपाल से इटारसी के बीच में जो है बेसिकली जब ट्रेन की अपनी वो यात्रा कर रहे थे, तो बीच में भीमबेटका पड़ा। तो उन्होंने भीमबेटका की वहाँ पे जो श्रृंखलाएं पहली बार देखी, तो उनको बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग लगा और वो उसको जानना चाहते थे। इसीलिए वो क्या किए, वो स्टेशन पे रुके। स्टेशन पे रुक के उन्होंने ये सब को एक्सप्लोर किया और इस जो है विश्व प्रसिद्ध रॉक पेंटिंग की खोज उन्होंने करी, जिसमें हम इस भीमबेटका की जो बात कर रहे हैं, ये 7 पहाड़ियों की श्रृंखला है, जिसमें 642 गुफाएं मिल जाएंगी, जिसमें 400 रॉक पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करें कि जब ये उतरे, इन्होंने जाना, तो अब उस पर स्टडीज़ तो करेंगे ना, एकदम से तो सब कुछ नहीं पता लग जाएगा। तो जो आगे उन्होंने स्टडीज़ की फर्दर, उसमें उनकी जो हेल्प की थी वो की थी यशोधर मठपाल ने और अरविंद न्यूमेयर ने। ठीक है, तो इन लोगों ने मिलकर जो है इस पर रिसर्च की और ये जो है इसके निर्माण काल के आधार पे इसे 3 भागों में बांट दिया, जो था प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड और मेडिवल पीरियड। ठीक है, आगे हम बात करें कि भाई ये जो रॉक आर्ट थी या पेंटिंग थी, अब इनके भी क्या फीचर्स थे या बेसिकली हमें इनके बारे में क्या क्या हमने मतलब एब्जॉर्ब किया, जो है किया, हमने क्या देखा, क्या समझा, तो हम ये देख पाए। हमने जितनी भी रिसर्च की, मतलब हमने से मतलब जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट ने ये रिसर्च की, तो ये पाया जब ये पेंटिंग हुई तो उन्होंने तकरीबन 16 रंगों का इस्तेमाल जो है किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता था वो सफ़ेद और लाल रंग यूज़ हुआ करता था। ठीक है, आगे हम बात करें कि खनिजों को जो बेसिकली देखो पेंटिंग की, ठीक है, 16 कलर को यूज़ किया, तो यूज़ करने के लिए जो कलर्स भी बनाए होंगे और कुछ ब्रशेस भी चाहिए होंगे। पेंटिंग के लिए रिक्वायरमेंट तो है ना, अगर आप भी एक पेपर है उस पर पेंट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स तो होंगी ना। आपको एक पेपर चाहिए होगा, उस पेपर पे कलर्स करने के लिए कलर्स चाहिए होंगे, ब्रश चाहिए होंगे। तो अब हम इसी के बारे में जान रहे हैं कि हमने ये तो देख लिया कि 16 कलर्स जो हैं इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें से प्रोमिनेंट जो थे वो सफ़ेद और लाल था। पर अब ये कलर्स कहाँ से बने या कहाँ से वो लेकर आए, तो वो जितने भी मिनरल्स थे उनको या तो पानी में डिज़ोल्व करते थे, या तो कुछ जैविक द्रव्य पदार्थ जो होते थे, जैसे चर्बी से जो तेल मिलता है या अंडा हो गया, इन सब को यूज़ करते थे, इन्हें मिक्स किया करते थे, मिलाया करते थे और अपना रंग बनाया करते थे। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि ऐसे लिक्विडी पदार्थ उन्होंने यूज़ कर लिए कि भाई हम कलर को लिक्विड ही बना पाए। पर उसमें कलर्स डालने के लिए कि भाई ये रेड कलर निकल के आए, ये ब्लैक निकल के आए, येलो निकल के आए, तो उन्होंने क्या डाला, तो लाल और गेहूं कलर बनाने के लिए लोहा ऑक्साइड का यूज़ किया, ऑक्साइड का। ठीक है, सफ़ेद रंग के लिए चूना पत्थर, हरे रंग के लिए चैलसेडनी। तो इन सब से जो है इन्होंने कलर्स बनाए थे। और अब वही बात मैंने जैसे बताया, एक पेपर पे आपको पेंटिंग करनी है तो कलर्स चाहिए, ब्रशेस चाहिए। तो अब जो ब्रशेस हैं वो कहाँ से रेडी किए, तो ब्रश का जो हत्था होता था वो तो टहनियों से बना देते थे। और जो अब क्योंकि आप देखोगे ब्रश होगा, एक ब्रश की होगी डंडी, और फिर उसके बाद जो है एक फर जैसा बेसिकली बाल वाल लगे होते हैं, फर जैसा कुछ होता है सॉफ्ट सा, जिसके बेसिस पे जो है पेंटिंग की जाती है। तो ये डंडे की तो बात हो गई कि ये डंडा तो भाई टहनियों से बन गया। अब ब्रश के आगे का जो पार्ट है वो कैसे बनाते थे, तो वो जो है जानवरों के फरों से बना देते थे। तो जानवरों के फरों से आगे का ब्रश का जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है वो बना दिया, और स्टिक जो है वो टहनी से बना दी। ठीक है, अब देखने को क्या मिला, उन्होंने क्या डिपिक्ट किया,
तो शिकार जब वो करने जाते थे तो कभी अकेले जाते थे तो कभी पूरे ग्रुप में जो आते थे, और बहुत सारे आभूषण पहनते थे, लाठी लेके जाते थे, भाला, तीर, धनुष ये सब लेकर जाते थे, क्योंकि भाई हंटिंग पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है अपनी सेफ्टी के लिए और आगे वाले जानवर को मारने के लिए तो वो हथियार तो लेकर जाएंगे ही। और कई बारी क्या है, शिकारी जो होते थे वो साथ में अपने कुत्ते भी लेकर जाते थे, ठीक है। और जाल बिछाने का चित्र भी हमें मिलता है तो पता लगता है हमें कि वो एनिमल्स को ट्रैप भी किया करते थे, ठीक है। आगे हम बात करें भीमबेटका के चित्रों में जो हैं ये भी देखने को मिलता है कि जो किशोर हैं और यहाँ तक वृद्ध सभी उम्र के जो पुरुष महिलाएं हैं हमें उसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पुरुषों के जो बाल होते हैं वो ज़्यादातर जो है खुले होते हैं और महिलाओं के बाल जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, ठीक है। और पुरुषों जब जाते थे हंटिंग करने के लिए, मतलब पुरुष ज़्यादातर हंटिंग करने जाते थे और महिलाएं जो होती थी वो झुंड में भोजन बनाती थी, तो बेसिकली उनका रोल जो है या उनका काम जो है वो डिवाइड हुआ था कि जो फीमेल्स हैं वो खाना वाना बनाएंगी तो वो इस सब का जितना भी जिम्मेदारी है उसको देखा करती थी, और जो मेन होते थे वो खाना लाने के लिए, हंटिंग करने के लिए जो है अपना रोल प्ले किया करते थे। तो औरतों का काम सिर्फ यही नहीं था कि खाना बनाना, यहाँ तक कि चक्कियों में अनाज पीसना, और कई बारी जो है अब वहाँ पे मान लीजिए खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए चाहिए चक्कू, अब वो तो है नहीं, तो अब वो क्या वेट करेंगे कि आदमी आएगा वो लाएगा जो है खाल लाएगा फिर हम इस चीज़ से ये बनाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो फीमेल खुद भी जो है अपने घर के पास के एरियाज़ में ये सारे काम किया करती थी, ठीक है। तो हमें ओवरऑल जो है रोल दिखता है, घर के पास के जितने भी काम होते थे या घर में जो होते थे वो विमेन करती थी, और घर से बाहर के जितने भी काम होते थे वो जो है मेल करता था। अब पॉइंट उठता है इन्हें बनाने के पीछे क्या रीजंस रहे होंगे कि वो पेंटिंग्स क्यों बना रहे थे। ये पेंटिंग्स ने हमें तो बहुत हेल्प कर दी, बट कोई ऐसे ही तो पेंटिंग नहीं बनाएगा ना, कुछ तो रीज़न होगा। तो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, तो आप भी सोचिए। अगर आप जो है कोई पेंटिंग अपने घर पे लगा रहे हैं तो आप क्यों लगाएंगे। तो एक रीज़न, पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि आप जो है कोई भी पेंटिंग, कोई भी पिक्चर आप लगा रहे हैं, रख रहे हैं, तो सजाने के पर्पज़ से आप यूज़ कर रहे होंगे कि भाई हमारा घर जो है वो काफ़ी सुंदर लगे, इस वजह से आप उसे जो है लगा रहे हैं। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है कि रोचक घटना को अंकित करने के लिए, बेसिकली जैसे होता है कि भाई शादी हुई है तो हम एक बड़ा सा फ्रेम लगा लेते हैं घर में बनवा के, तो वो क्या होता है, वो उस मेमोरी को एक तरह से कलेक्ट करके रखने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी यही रीज़न हो सकता है, पॉसिबल रीज़न, कि भाई वो जो घटना थी, कोई भी इवेंट था, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा रोचक थी, इसीलिए उसे याद रखने की वजह से वो जो है उसे बनाया करते थे। और एक और पॉसिबल रीज़न हो सकता है वो ये है कि जो ये आखेट करते थे, हंटिंग करते थे, और जो प्रजनन संबंधी कर्मकांड होते थे ये उससे रिलेट करता था। जैसे हम भाई पूजा करते हैं तो कई बार होता है भगवान की जो है फ़ोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, है ना। तो उसी तरह कि भाई उनकी कुछ आस्थाएं जुड़ी होंगी या फिर उनके कुछ जो है रिचुअल्स होते होंगे जिसकी वजह से जो है वो बनाते थे इन्हें, ताकि जो है उनकी जो प्रजनन संबंधी बेसिकली अच्छे से हो पाए, प्रजनन जो है उनका जो ग्रोथ है अच्छे से हो पाए और हंटिंग जो है वो हो पाए, ठीक है। तो उसके लिए वो ऐसा किया करते थे। अब पॉइंट ये उठता है, हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि वो भाई एक तरह से अपने कर्म कांडों के लिए इस्तेमाल किया करते थे इन पेंटिंग्स का, या किया करते थे इन्हें। तो इसे हम ऐसा इसीलिए कह सकते हैं, या आर्कियोलॉजिस्ट ने ये इसीलिए बोला क्योंकि भारत में जितने भी अच्छे शैल चित्र जो हमें मिलते हैं वो ऐसे स्थान हैं जो इनके समुदायों के निवास स्थान से दूर है। तो बेसिकली जब वो उनके घर से दूर हैं तो वो घर से दूर जाके पेंटिंग बना रहे हैं, तो इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं, अपने घर के आसपास ही बना लें,
पर नहीं, अगर दूर बना है तो कोई तो ऐसा रीज़न होगा ना कि वो उन्हें मजबूर कर रहा है, वो फैक्टर उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो जाएं दूर और वहाँ पे जाकर जो है वो पेंटिंग्स बनाएं। इसीलिए ये माना जा सकता है कि ये जो है कर्मकांडीय महत्व भी रखता है जो रॉक पेंटिंग है। अब जो नेक्स्ट सवाल उठते हैं वो है कि ये जो पेंटिंग है वो दोनों जेंडर्स बनाते थे या फिर इसके रचनाकार कौन थे, कौन इन्हें बनाया करता था। तो अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो अभी ठहर जाइए, क्योंकि अभी ये जानना बहुत ज़्यादा कठिन है, मुश्किल है कि इनके रचनाकार कौन थे, पुरुष थे, महिला थी या दोनों थे। तो अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, ठीक है। पर अब हम बात करें ओवरऑल जितना भी हमने जाना, कुछ इम्पॉर्टेंट मीज़ोलिथिक रॉक आर्ट्स की इम्पॉर्टेंट साइट्स की। तो हमने एक नाम तो बहुत बारी सुन लिया, भीमबेटका, जहाँ पे हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, ठीक है, जो एमपी में हमें मिलता है। तो और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कुपागलू, ठीक है, कुपागल्लू वो कर्नाटका में और मुरहाना पहाड़ यूपी में। तो अब जो है हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो है नियोलिथिक एज, जो मीज़ोलिथिक एज के बाद में आता है और किस तरीके से जो है अब इसके आगे जो है पूरी खेती बाड़ी शुरू होने लगती है, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।